अस्सलामुअलैकुम। गैस लॉस की बारी है। गैस लॉस में हमारे पास सबसे पहले बॉयल लॉ है। बॉयल लॉ के मुताबिक गैस के जो 4 पैरामीटर्स हैं, यानी हमारे पास प्रेशर हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और साथ साथ मास, जितनी भी गैस लॉस हैं तकरीबन उसी में हम इन्हीं 4 पैरामीटर्स का जिक्र करते हैं। तो बॉयल लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास किसी गैस के लिए ये टेम्परेचर और मास हम कांस्टेंट रखें, इन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक गैस है उस पर हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बार बार एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस का टेम्परेचर और मास फॉर एग्ज़ाम्पल फिक्स हैं, कांस्टेंट है, तो रह गया उसी का प्रेशर और वॉल्यूम। तो बॉयल लॉ के मुताबिक इसी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी अगर आपके पास गैस है, आप उसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसी सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप उसी सिलेंडर का वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो उसी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। यानी मसलन ये एक सिलेंडर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा भी है, लिखा है प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, यानी गैस है जिसका मास फिक्स है तो उसी गैस का जो प्रेशर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ये इसके वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब क्या हुआ, एक गैस है जिसका टेम्परेचर और मास फिक्स है, यानी मसलन यहाँ पर आपने 1 किलो गैस लिया है तो यहाँ पर इसी सिलेंडर के अंदर भी 1 किलो गैस होगा, और यहाँ पर मसलन टेम्परेचर 25 डिग्री है तो यहाँ पर भी 25 डिग्री होना चाहिए। तो अब रह गया इसी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर, इसमें इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम आपके साथ ज़्यादा है तो प्रेशर आपके साथ कम निकल आएगा। मैथमेटिकली भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैथमेटिकली प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये रिलेशन उसी वक्त होगा जब आपके साथ मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया, इक्वलिटी ले आए, और मैथमेटिक्स कानून के मुताबिक यहाँ पर कांस्टेंट के ले आए, ये के जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब रीअरेंज करते हैं, वी को इधर ले आते हैं, पी वी इज़ इक्वल टू के, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया पी वी इज़ इक्वल टू के। यहाँ से हम सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल लॉ भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसका प्रोडक्ट मीन हासिल ज़रब, यानी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है प्रेशर और वॉल्यूम की, इससे आपके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू निकल आएगी जो भी हो किसी भी गैस के लिए किसी भी मास और टेम्परेचर पर। तो पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन ये कब होगा, ये उसी वक्त होगा जब आपके साथ प्रेशर और टेम्परेचर और मास जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये सेकेंड लॉ की डिफिनीशन भी लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर निकल आएगा। कब, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी गैस है जिसका मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब इसी वक्त ये इक्वेशन आपके साथ निकल आएगा। अगर हम पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करें गैस के लिए, उसका प्रेशर P1 है और उसी गैस का वॉल्यूम V1 है, उसी गैस का वॉल्यूम हमने चेंज किया, यानी यहाँ से यहाँ तक ले आए तो वॉल्यूम चेंज हुआ V2, अब इसका प्रेशर भी चेंज हो चुका होगा तो वो मसलन P2 है, तो यहाँ P और V के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी मसलन 4 वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पर P2 और V2 के मल्टीप्लिकेशन से भी आपके साथ 4 वैल्यू निकल आएगी। ये है बॉयल लॉ, और ये कब निकल आ सकती है, शराइत यह है कि आपके साथ टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है। तो ग्राफिकली इसी लॉ को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर लिखा है जो कि ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इसी डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। वह प्रेशर यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट फैक्टर है, यानी अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर पर असरात पड़ते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं तो फिर प्रेशर पर असरात पड़ते हैं, यानी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, प्रेशर जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट फैक्टर आपने यहाँ पर लिखना होगा और जो इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पर। प्रेशर मसलन वॉल्यूम मसलन यहाँ पर है हमारे पास तो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर नीचे आएगा, जो हम राइट में जाएंगे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होता जाएगा।
तो हमारे पास ओवरऑल इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो एक कर्व लाइन हासिल होगी। इसी कर्व लाइन का मतलब कि ये जो दो पैरामीटर्स आपने लेके आए यानी प्रेशर और वॉल्यूम, इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो एक कर्व लाइन आएगी और ये कर्व लाइन उसी वक्त आ सकती है जब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें आपने चेंजेस नहीं किए हैं, तब आपके साथ कांस्टेंट होगी। और लास्ट में तकरीबन ये एक खास तनासुब के साथ ये डिक्रीज़ नहीं होता बल्कि एक कांस्टेंट लाइन पर यानी पैरेलल लाइन पर ये आपके साथ आगे जा रहा होता है, क्योंकि मज़ीद वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से प्रेशर इतना डिक्रीज़ नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली भी इसकी वेरिफिकेशन की गई है। एक गैस है जिसका वॉल्यूम पहले 2 dm³ है और प्रेशर उसका 1 atm है। फिर इसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ किया, मसलन यहाँ तक ले आए तो वॉल्यूम मसलन डिक्रीज़ किया 1 dm³ तक, तो प्रेशर आपके साथ 2 atm तक, यानी पहले यहाँ पर वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम को हमने कम किया, अब आपके साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका होगा। तो P1 V1 = P2 V2 इक्वेशन के मुताबिक P1 हमारे पास 1 है, V1 2, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 × 1 से हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। एक और बात, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम इसी तरह मैंने लिखा है। अगर आप इस तरह लिखें कि वॉल्यूम और प्रेशर, यानी पहले आपने यहाँ पर प्रेशर लिखा था और ये इस तरह भी है कि जो डिपेंडेंट फैक्टर यानी प्रेशर को आपने यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम लिखा तो आपके साथ ये इक्वेशन बन जाएगा V = K/P, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PV = K। यानी अगर आप प्रेशर लेके या वॉल्यूम लेके वही इक्वेशन आपके साथ हासिल होगा। डायरेक्ट जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो आप लिखना चाहिए या इंडिपेंडेंट। इन इन्वर्स रिलेशन में यहाँ पर आप डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि लास्ट में इक्वेशन जो आपके साथ सेम आएगा। लेकिन अगर आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मसलन एक लॉ है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो कोई इस तरह इसको नहीं लिख सकता T is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि इससे हमारे पास आएगा V = KT और यहाँ पर आएगा T = VT। अब यहाँ पर K जो है V/T और यहाँ पर जो K है हमारे पास ये आपके पास आएगा KV, जो K वैल्यू है T/V। एक V/T और एक T/V, ये डिफरेंट वैल्यू हैं, यानी एक 2/3 है, एक 3/2 है, ये आपको डिफरेंट नंबर्स देंगे। तो आप इस तरह डायरेक्ट रिलेशन में नहीं लिख सकते कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आपने लिखा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपने लिहाज रखना होगा, क्योंकि इससे डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास हासिल होती है। लेकिन जो इन्वर्स रिलेशन है, आप इसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का लिहाज रखें या ना रखें, आपके साथ इक्वेशन सेम निकल आएगा। आज तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।